नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल साहित्य संदूक में हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कहानियों के अंतर्गत आलम शाह खान की कहानी किराए की कोख भाग 2। अब तक हमने देखा कि कुई का जो पति है सगुनवा और उसका जो मित्र है आगेवान, दोनों के बीच में समझौता होता है कुई को लेकर। समझौता क्या था, इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि सागेवान पर बहुत ज़्यादा कर्ज है साहूकार का और सरकार द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में साहूकार उसका ब्याज माफ कर देता है। यह कह देता है कि तुम पे जब हो जाए मेरा मूलधन लौटा देना और मेरा ये छप्पर खाली कर दो। ले दे के उनके सिर पर एक घास फूस की छत थी, वो भी छिन जाती है और तब मजबूरी में अपने बच्चों को 2 दिन से भूखा देखकर कोई एक फैसला करती है। क्या फैसला करती है? बित्ता भर जमीन पर खड़े छान छप्पर तले दूध पूत को समेटा सहेजा देखने की हौस कुई को दूजे ही दिन दिखा गई। आगेवान के भरे पूरे आंगन चौबारे उसके पैर पड़ी पैजनिया के घुंघरू झनकने लगे। उजली हथेली पर महावर रच गया और रूप नहाई देह रेशम में जा बसी। पर यह सब जुगाड़ उसे कैसा तो खुरदरा खारा लगा था। मिलन की रात के पहले पल खीर के लच्छे उसके गले में कांटे तो डाल गए और फिर रात घिरे चिकनी चमक पुत्ती रंगदार गारे की दीवारें सिमटकर कैसे आ जुड़ी उसके पास दर पास। और वह पिल ही तो गई उस भभकेदार खट्टी बांस उगलते कम कपाते आगेवान के लुंज बाहों के घेरे में। भोर आंख मलती जागी सिमटी तो उसे अपने चौफेर पाप पुण्य के छोर उलझे अटके दिखे। उन्हें आंखों की ओट बिलगा चौबारे के बाहर पग धरा तो एक ताना तानती खिलखिलाहट ने उसे चौंक दिया। यानी कोई समझ नहीं पा रही कि उसने पाप किया है पुण्य किया है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब असमंजस उसके मन में चल रहा है। तभी उसे खिलखिलाहट सुनाई दे तो दूजी की बदल आई तीजी, मैं हूं आगेवान की असल सतफेरी। 9वें महीने बेटा जनने के हेत घर घाली है तुझे, धोखाधड़ी नहीं करना। हाँ। और उस अधेड़ उधड़ी चौड़ी चकली लुगाई ने अपनी नवी सौतनिया को ठोके ठाके के साथ आ लिया। ये उसकी पहली पत्नी थी। जुहार बड़ी, बेटा जनने के लिए तू, बेटा जनने को जिए तू, पर बेटा जनना हाथ है तेरे। आगवान ने तो जे ही बोला था, तेने अपनी कोख बेटी नहीं देखी कभी। बोल बोल कि मार मन में अंश तो गई पर बोली नहीं, चुपा गई कोई, बस बोझिल पलक फैला उसे निहार भर लिया। ऐसी लजारी लाजो जैसे अब भी आज ही बिंधी हो बिन पेले पेल। तो वो यह थोड़ा सा राजस्थानी भाषा है, जैसे आज ही बिंदी हो बनी पेले पेल। तीजा मरद तो मेरा ही है देखती आंखों में, आगे का हिसाब भी होगा ही। चुप से चिढ़कर चढ़ने लगी बड़ी, मेरा हिसाब तो सफ़ा है, औरों का भी हिसाब समझ आवेगा ही। अब कुई ने सौतन की धौंस झेलना ठीक ना विचार कर डंक दिखा ही तो दिया। हिसाब समझने की ठीक कही तूने। ये जो सब सुहागन का सांग धारे है, आगे जो चरेगी भरेगी वो सब मेरा और मेरे बाप का है। उस मर्द मीत का नी जो तुझे लाया घर, पहले बतलास में ही लोढ़ी सौत ने कार करता बोल दगा दिया तो उफरने लगी। पहली ही बार में जब उसकी जो सौतन थी उसने ये ऐसा करके उसको दाग दिया तो उफरने लगी बड़ी। ठा हो जाएगी तुझे, आगवान मेरे दिए पे खड़ा है बना है और तू भी यहाँ तब तक है जब भी तक मैं चाहूं। बेटा ढलने की टकसाल जो जुड़ी है इस बापुड़ी के पैंदे से। इतना बोल वह पैर पटकती अपनी ओवरी की ओट हो गई, यानी अपने कमरे की तरफ चल गई। तो वो उसकी जो पहली जो पत्नी है उसका बाप काफी पैसे वाला है, तो वो कहती है कि ठीक है मेरे ही दिया वो खा रहा है और तू भी यहाँ पर सिर्फ बेटा जनने के लिए आई है। और आगे सब बातें घाते तो उसे झेलनी ही थी, पर उसके भान में जो सबसे कसैली और मारक बात आई थी वह थी आगेवान की सहपर सगुनवा और आगेवान की दूजी लुगाई की साठ संगत। कोई ने इस आस विश्वास पर इस घर बैठना बदा था कि सगुवान बरस 2 एक उसकी बाट में बैठा लड़के लीतरों को सहेज लेगा, उसकी बदल में मिले रुपए ठीकरों के रहते साहू का मूल कर्ज भी चुका देगा।
पर पहला पखवाड़ा टूटे ही उसने सुना कि वो तो उस दूजी को घर में घाल उसके अपने दूध पूत को धकिया मुकिया रहा है। लाख उसका जी उमड़ा, मन हुमका, पर आगेवान की देहरी लांगते उससे ना बना। दिन की चौकसी करती बड़ी और रात आ घेरता आगेवान। जात बिरादरी सब उसके पीछे, कुई को कौन जाने, यानी कोई जात बिरादरी वाला कोई भी इस बात को गलत नहीं ठहराता गांव में। दिन भर तो उसकी सौतन उस पर धौंस जमाती रहती थी। उसने इसलिए आगेवान के साथ रहना स्वीकार किया था कि जो उसका पति है सागेवान, वो उसके बच्चों को देखेगा साल 2 साल, और जैसे ही बच्चा बेटा हो जाएगा उसके बाद वो वापस उसके पास आ जाएगी। लेकिन वो देखती है कि आगे ये जो पहली पत्नी है जो इससे बात कर रही है, इसके बाद दूजी और तीसरी औरत है कोई जो आगेवान के घर में आ रही है। तो जो दूसरे नंबर की इसकी पत्नी है वो सगुनवा के पास रहने को जाती है। बड़ी के बोल सहते आगेवान का डील ढोते ढोते कोई नए बात से परच गई थी। मन ना होते हुए भी घर के ढोर ढांगर के सानी पानी सास संभाल में लगी रहती, उठती बैठती, 2 जून खाती, सोती जागती। पर बड़ी बात पे बात मार उसे सदा भान कराती रहती कि उसने कांटा काटने की गरज सुई साधी है, सीने जोड़ने के लिए नहीं। ना कांटा निकालने के लिए सुई का इस्तेमाल किया, उसने सीना जोड़ना नहीं है, यानी केवल बच्चा पैदा करने के लिए उसके बाद जाना है। बड़ी देह छैया की ढब उसके पीछे लगी रहती। आज जब वह नहान से निकलकर बाल फटकार रही थी तो उसने बड़ी को अपनी कुठरिया की कोट पर घिये पत्थर से रेख आंकते देखा। वह पहले ही जब नहाकर निकलती इसी ढब से रेख उकेरते देखा। उसके सोच में कुछ समाया नहीं। अपने बाल सुखाकर जब वह बड़ी की बेटी झुमकू के बाल सुलझाने लगी थी, यानी वो जो हिसाब किताब रखती थी वो पूरा कितने दिन आए हुए हो गए। देख रही कोई मुई नहा निखर के छोकरियों छिनकियों से मत सटाकर, उनकी छुवन छां बड़ी खोटी होवे। तेरी कोक पड़े बीज ने तो जात बदल दी। तो बड़ी ने बोल का टोल साधा। बड़ी आखिर है तो लुगाई जात ही तू, मेरा अंतस भी तो कभी झांक देख। फिर झुमकू चंपा से मेरा क्या बैर, कोई ने झुमकू को अपने कने सहिसते हुए कहा। मेरे हारे हिया का भी तेने सोचा है कभी जो मैं डुरकू तेरी तरफ? सांप जनने आ गई मेरी छाती पे। बता कब भर रही किराए की कोख बेटे से? बता कब भर के रही है किराए की कोख बेटे से? जे तरारा है तो खुद न जन लेती बेटा, है कमर में जोर? इतना उगल कोई उठ खड़ी हुई और अपने औसारे में गुम हो गई। आकाश अटा था बादलों से और बादलों में मेह सरसरा रहा था, यानी बारिश हो रही थी। कोई को अपनी कोख में सरसराहट सी लगी और उसकी याद के पालों से पीछे छूटे बिरजू सरजू चंदू की सुगबुगाती सूरत आटकी। बिरजू तो सयाना है, पर चंदू तो कितना चाहा था उसने कि चंदू को साथ ले आए, पर आगेवान यह कहकर अड़ गया था कि उसकी गोद में अपना दूध पूत रहते हुए झट नहीं फलेगी और यूं उसका अपना साधा बांधा ही मारा जाएगा। आज कोई विचारती है यह सब कैसे और कब हो गया। एक नहीं 2 बेर वह छलावे में आ गई, कभी रीति रिवाज जात बिरादरी के नाम पर और कभी दूध पूत के नाम पर साध क्या पाई? प्रश्नवाचक चिन्ह, वो क्या साध पाई? अब फिर कटफोड़ी कोख में कांटा लगा दिखे है। एक किलकिलाती चिड़ जानी चुभन उसके कंठ में उबकाई उंडेल रही। बड़ी ने जब से उसे कच्ची अंबिया चिचोड़ते देखा तो उसे पाला सा मार गया। दिन भर वह मुंह ढांपे पड़ी रही और जब उठी भी तो बुड़बुड़ाती हुई झुमकू चंपा को बेबात धबकती रही। उधर आगेवान ने अपना बीज का अंकुर आना सुना तो फूला फूला फिरता उसके भांवर भरने लगा। दूजे दिन तो बात पर फैला टोले टीले जा चढ़ी। आगेवान ने लाख चिरौरी चाशनी चढ़ा अपने हुलास में बड़ी को हिलाना चाहा, पर वह हाँ हूं करके रह गई। अकेले में कोई के सामने भी पड़ती तो बिन बोला धरकर रह जाती। अब वह कुठरिया में दुबकी रहती या फिर अपनी अंगुलियों की रेख पर गिनती जोड़ती दिखती। अब उसने चुमकू चंपा को भी उसके पास जाने से बरज दिया। कोई बड़ी के बदल को उसके मर्म को समझती थी, पर क्या करती, उसने अपनी चलनी करनी में बदल ना आने दिया। आगेवान के मना करने पर भी वह घर में जुटी रहती, घर काम बड़ी से पूछती झेलती, पर इस सबसे भी बड़ी कहाँ नमी। दिन कुई को चढ़ते जाते थे और नूर बड़ी का उतरता जाता था। आगेवान फुल्ल मदमदाता और बड़ी सुन्न मुरझाती। 5वें महीने से कोई भी कुम्हलाने लगी। कई जापे जने थे उसने, पर इस बार कुछ अटपटा सा उसे लगा था।
छटा लगते लगते उसकी कोख खूब फैल फूल गई। इधर उसके पग पिंड भी पिराने लगे थे और अब वह खटोली से ही लगी रहती। 7वां महीना सिराते न सिराते एक रात उसे जबर का सूल उठा और दिन उगते पहले पहले उसकी किराए की उसकी कोख बेटी लेकर खुल गई। यानी 7वें महीने में ही प्रीमैच्योर बेबी कुई को हो जाता है। कोठरिया के बाहर बैठे आगेवान ने भीतर से सूप की ढप-ढप सुनी तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई और वह अगिया पर्वत की तरह फट गया, यानी ज्वालामुखी की तरह फट गया। यानी बेटा होता तो क्या बजाया जाता है? थाली, और बेटी होती है तो सूप। ये पहले बताने के लिए होता था दाई के द्वारा कि बेटी हुई है या बेटा। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? अभी 9वां महीना लगा कहाँ है? वह पैर पटकता दहाड़ रहा था कि बड़ी ने सुर्रा छोड़ा। 9वां महीना बोले? अभी तो 7 भी पूरे नहीं हुए हैं। रेख रेख का हिसाब है मेरे कने। ले आगेवान, तीजी बेटी के लिए घाली तो बेटी ले आई, और वो भी तेरी नहीं दूजे की। इतना कह वह खिल्ला कर वहां से परे हो गई। अब देखिए, महिला ही महिला की शत्रु होती है। एक तो कुई की हालत खराब है पहले से ही क्योंकि बीमार चल रही है, ऊपर 7 मासे से भी कम समय में उसका बच्ची आ गई, और फिर उसकी जो बड़ी है यानी जो पहली पत्नी, उसने क्या आग लगा दी कि तेरा नहीं है, अभी तो 9 महीने तो किसी और का है। कुई ने कर्मों पे तूफान तुला देख दाई कुई के कर्मों पे तूफान तुला देख दाई ने कहा, बच्ची तो पूरी दिखे, 7 माह से बच्चे अजब तो नहीं, पर कौन सुनता। तीजी बेटी के लिए घाली तो बेटी ले आई, और वो भी तेरी नी दूजे की। बस इतना ही आगवान को सुनाई देता। दाई तो उसकी रक्षा करती है कि भाई बच्ची पूरी, ऐसी बात नहीं है, 7 माह से बच्चे जन्म लेते हैं। बड़ी के बोल उसके माथे में झंझनाहट भर गए। वह भेंटी मार कुठरिया में घुस गया और आप देखा ना ताव, वैसी की वैसी रक्त सनी कुई को बाहर घसीट लाया। गंदी गालियां उगलता वह गरजा, हाय मरी बेशरम चुड़ैल, पराया तू खम लेकर मेरे यहाँ आ मरी, इतनी दगा, ये फरेब, कर्म के संग धर्म भी गया। उस सगुनवे ठगुए को चाचर खोल अपनी चांदी नी काढ़ ली तो मैं अपने बाप का नहीं। पर पहले तू निकल छिनलिया, कुलछनिया फूट इधर से। उसने बिफर कर एक ठोकर उसके धंसे पेट पर धर दी। वह मरी चीख मारकर तड़पने लगी, फिर भी आगेवान न रुका। उसने उसे कोलू में भर अपने आंगन के पार पोल में लाद डाल दिया, फिर मुड़ा और नई जाई हिलहिटलट को भी उस पर पटक दिया, यानी उसकी बच्ची को भी। पांव पटकता मुड़ा और दाई को फटकार कर बाहर करते हुए सारे घर के सब जनों को पटों के भीतर कर खुद भी पड़ गया। कुई की पलकों में बंद नीले पीले वाला आकाश छितराया तो उसकी आंखों में धुंध भर गई। धुंधलखे में भी न जाने कैसे उसे अपने कोख की कालिक दमकती सी लगी और उसने उसे अपनी छाती में सहेज लिया। धुंध फिर घुमड़ी, पलकें फिर झपा गई। माँ तो माँ ही होती है भाई। जब उसकी आंख खुली तो कानों में घंटे से बजने लगे, माथे पर शंख फूंकने का भान हुआ। उसने करवट बदलना चाहा तो छाती पर कीड़े रेंगने की सी सरसराहट हुई। उसकी कोख ही नहीं फटी थी, उसकी काया के सिरे भी खुल गए थे और वह अब भी खुद को लाल पानी में तैरती हुई सी पा रही थी। न जाने कब उस कुलबुलाने वाले कीड़े ने मुंह खोला और फिया फिया के मानुस सुर में रोने लगा। कौन है तू? इस भुतैले चौहद्दे में कैसे आन पड़ी? और ये बच्चा किसका है? बच्चे का रोना सुनकर कोई आ खड़ा हुआ था और सफाई मांग रहा था। लाल मुहा सूरज अपने किराने से सियाने बालों को हाँक लाया। कस्बे नुवा गांव के सूने छोर पर खड़े इस चौहट्टे के मुहाने पर जहां कोई उस नन्ही जान के साथ अधचेत पड़ी थी। तो यानी एक इस तरीके का खंडर नुमा मकान है गांव के बाहर, वहां पर कोई पड़ी हुई है। कौन रही तू? कहाँ से आई इधर को? कौन लाया? कैसे आई? यानी उस आदमी ने ये भी नहीं सोचा कि ये अभी तो उसको इस स्थिति में घर से बाहर नहीं करूँ। उसने लात मार के कुई को बाहर कर दिया। है कोई आगे पीछे? बच्चा किसका? एक के बाद दूजे सवाल कुई की कानों में मक्खियों के तोल भिनभिना रहे थे। डील में थोड़ा हिलडुल हुआ, फिर चुप, एक लंबी चुप्पी। अब एक अधीर छोकरे ने एक कंकरी उस पर उछाल दी। पास खड़े सियाने विरजे के 2-3-4 कंकरियां हवा चीरती हुई उसको जा लगी। उसने पलक उघाड़े चौफेर को आंख उजास में बांधा और जब अपनी तरफ तनी हुई कंकरियां देखी तो रीढ़ को झटका दे उठ बैठी। पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सामने दे मारा। लो,
लो इससे मारो, मार डालो। डबडबाई आंखें लिए निढाल हो फिर पड़ गई। अब तो जगत बुआ से नहीं रहा गया और वे लैंडे लटतीरों को डटियाती हुई आगे बढ़ी। तभी कोई कटोरा भरा दूध दलिया ले आया और दिल बहल कर टल गया। सब हट छट गए तो भी डरे डरे से दो छोकरे वहां से नहीं डिगे। अब कुई की आंखों में जो करार देखा तो उनमें से बड़े सहमे से फूट निकले, मायरी हम भी भूखे हैं। कौन जादू जागा कि कुई ने बाहें फैला दी और वे दोनों टावर खिंचकर उसमें समा गए। आगे आगे दिन 4-6 तो देर सवेर कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ उसके पास खाने पीने का रख ही जाता था, पर जब उससे दो मूड और आ जुड़े तो सब रुक गया। फिर वे दोनों बस्ती में मांगते खाते दिखे तो लोगों की उमड़ी दया सिमट गई। अब तो सांझ दोपहर सरजू चंदू जो मांग तूं कर लाते उसी पर गुजरती। यानी कि ये उसके पहले बच्चे हैं। बिरजू तो बड़ा हो गया था और सरजू चंदू क्योंकि उनका पापा तो दूसरी नई पत्नी के उसमें गुम हो गया, कहीं खो गया था, मतलब उलझ के रह गया। लेकिन बच्चे तो अपनी माँ को पहचान लेते हैं और आ जाते हैं। नया 9 दिन नया 9 दिन का दया 2 दिन की। उस चौहद्दे में लोगों ने एक लुगाई को इधर उधर होते देखा था। वह बुदबुदाती रहती, गालियां उछालती रहती, पर एक हद से आगे पग बाहर न निकालती। अब उसे पक्की टोह पड़ गई थी कि मरा सगुनवा उस मरी नई को ले बच्चे टावरों को इस अजाने देश में डाल कहीं और जा मरा है। छोड़ गया वो। सरजू चंदू ने भी ऐसा ही कुछ उसे बताया था। अब वह चौहद्दे में छोटी बड़ी 4 भूतेल छह परछाइयां, कभी नन्ही किलकार तो कभी भूखी सीतकार के साथ उभरती डूबती रहती। दिन ढरक रहे थे और अब चौहद्दे की आबादी लोगों के लिए अजीब नहीं रही थी। लगते लगते दिनों तो उस बेचारी लुगाई का ठौर ठिकाना पाने की बड़ी ललक लोगों ने दिखाई थी। पर जब जगत बुआ सी 2-4 और सियानियों ने उसे पगली दुखिया कहा तो सब उसे पागल और दुखी जानकर मुंह मोड़ गए। फिर बाल भीख से 4 पेट कहाँ भरते। यूं तो बस्ती में सुरसुरी हो रही थी कि उस दुखिया में लुनाई निकल आई है। मनचलों में बात चलती, इसमें कभी खूब रूप रमा होगा। सुनने में तो यह भी था कि अब इस चौहद्दे में रात को लोग आवे जावे हैं, खास तो मुटियार लट्ठ भैरव जी के चोरे पर भांग घोंटते पीटते रात उधर ही डुल जावे। पर कौन कान धरे, किसी को क्या लेना, अपने जगत का जंजाल ही क्या कम है जो। और फिर पर बम तो तब फूटा जब उस दुखिया का पेट फूला। लोग लुगाइयों ने देखा, छी छी करते बोले, अरे इस बस्ती का पाप का घड़ा भर गया, अब फूटेगा। और फिर एक दिन तो धमाका हुआ ही। पगली ने बेटा जना है। बस्ती के निठल्ले बड़े वाले कभी से सोच में थे कि उस उल्टा करमजली लुगाई को यहां से निकाल बाहर करें, पर कुछ ने उसे पगली कहकर और कुछ ने उस पापी की धरपकड़ की बात मान जानकर चुप्पी ले ली। फिर बस्ती के हर आदमी को अपने बैरी में वही पापी दिखता जिसकी धरपकड़ की आस उम्मीद उस पगली को वहां बनाए रखी थी। एक दिन अतल तुले अंधेरे में कुई के कानों में भैरों के भोपे की बुदबुदाहट पड़ी थी, जो तुझे इयां रहना है तो पागल बोराई बन के रहे, वरना बस्ती में तेरा गुजरान नहीं। मैं खुद दुर्गा दशहरे को पगला बन के सांग धरू हूं तभी टिका हूं। इस भोपे का सहारा था उसे लीतरे से लेकर कुछ भी वही जुटाता था। जब तब मैंने वो जो भैरों का भोपा था वो थोड़ा बहुत उसका सहायक हो गया। मतलब कोई सतमा से बच्चे को जन्म देकर यहाँ आई है और देखिए उसके रक्षा करने वाला या वो स्वयं अपनी रक्षा कर सके ऐसी स्थिति कोई के पास थी ही नहीं। जिस मकान में छत नहीं, दरवाजा नहीं और वहाँ आदमियों के क्या ही बोलो नर पिशाच उसे वहाँ कैसे छोड़ देंगे, है ना। जब इतना समाज में पुलिस है, कानून है, घर है, परिवार है, इसके बावजूद भी जब बहन बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसी महिला जिसके कोई आगे पीछे नहीं, जिसके सिर पे छत नहीं, छोटे छोटे 3 बच्चे, है ना, अभी अभी उसका जब उसे कौन ही छोड़ेगा। एक दिन अतल तुले अंधेरे में कोई के ठीक है ये हो गया। जिनगानी का भार और सांसों की सांसत ने ही इतना मार दिया था कि उसके अपने हाल व्यवहार की ठीक से भान न होती। जचगी की बेला पेट में लगी, आगेवान की ठोकर और फिर तभी नंगे आकाश की आग उसे इतना मार गई, झुलसा गई कि उससे कुछ सोचे समझे ना बनता। उन्हीं उन्हीं दिनों जाने कैसे उसकी पहली ब्याहत का आदमी उसके सामने आन खड़ा हुआ था। कोई तेरे जे दुर्गत देख आंख जले, तुझे सगुनवा के बैठा मैंने पाप ओढ़ा, उसने कहा था।
वह दिन में इधर उधर हुआ था और रात फिर आ जुड़ा। अब ये जो आदमी है ये पहला है जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। तेरी कोख आग अंगार बखेर, मैं भी कभी सुखी कब रहा। आज भी तेरे जनों को पांख में ले बैठा हूं, दूजी कलाई चूड़ी न डाला। कोई को चुप देख फिर बोला, कुछ तो बोल, जो हुआ सो हुआ। दोनों हैं। लेख छुरा को हिया गया था बचा नहीं, लेख छुटा को हीरा गया था बचा नहीं। इतना कहे उसने अपनी आंखों के कोर को चुटकी छुआ, पलक ढांप लिए। कुई ने गहरी डूबती सांस भरी, फिर बोला, जो हुआ हरिनाम पे भूल जा और मेरे साथ चल, हम फिर गिरस्ती जोड़ेंगे। सच? कुई के मुंह से न जाने कैसे फूट पड़ा, सच सोहले। भावड़ तो मैंने ही डाली है तेरे से, धर्म का धनी तो मैं ही हूं तेरा, वो तो सब तो जार लंपट थे। ये जो तीन तीन छोरे लीतरे पड़े हैं गले, उनमें से तेरा एक नहीं। बड़ा बिरजू और था, उसे सगुनवा ने जाने किधर क्या किया। कोई ने कुछ सोचते हुए कहा, तेरे मेरे अब छोड़, तेरे सो मेरे, बिरजू को भी तपासूंगा। वो अपना बिटवा बांस छूने लगा। तेरे हित पूछे है कभी कभार और मन छोटा कर ले, तू चल मेरे साथ, वो कितना खुश होगा। उसने आंखें चमकाकर कहा था। अंधेरा गहरा कर पसर गया था। कोई उसमें कुछ देखने पाने को आंखें फैलाई थी। तीली रगड़कर उसने बीड़ी जलाई और सुलगती सलाई को कुई के चेहरे के पास हवा में ही हिला बुझा दिया। एक लंबा कश खींचकर बीड़ी का धुआं कुई पर छोड़ा। तो कल सूरज चढ़े हम सब बस पे होंगे, बोल ठीक। कहते हुए उसने कुई को अपनी तरफ ढरका लिया। वह थोड़ी खिंची कसी पर अपने घर चौबारे की चाह उसे ढीला कर गई। ब्याह धर्म के नाते यूं ही न टूटे, इस बोल के साथ उसने उसे अपनी तरफ कर लिया। नाता तो जोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और वह उसे रोक नहीं सकी। कब रोक सकी थी वह किसी को? तड़के पौ फटी थी, गहरी जैसे रंग रसी हो, पर सूरज देखे नहीं दिखा। उसने आज सरजू चंदू को मंगत पे भी नहीं जाने दिया और वह सूरज चढ़े तक आने वाले की बाट जोहती रही, पर वह कब आया? आया कुछ और ही। दिन पर दिन चढ़ते गए और जब उसकी टोह लगी तो उसने माथा फोड़ लिया, बाल नोच डाले, मुंह छील लिया, सरजू चंदू को मार भगाया और आगेवान की आग को घूरे पे डाल बस्ती में बकती डोलती फिरी। लोगों ने दया दिखाई, खिलाया बिठाया, पर दिनों के साथ उसकी कोख फूलते देख उसे दुत्कारा, ललकारा और फिर पगली जान कुछ दिया डाल दिया। अब उसका बसेरा फिर चौहद्दे के खंडर में था। कस्बे की कच्ची सड़कों पर लाल तिकोन की सफेद मोटर दौड़ रही थी, धूल उड़ाती। घर घर चर्चे थे, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। पंचायत घर के आगे चौक में तंबू तना था। लोग लुगाई डरे सहमे उधर जाते थे। धमका फुसला कारकुन प्यादे उन्हें लाते थे। सहमे से वे तंबू में जाते थे। नई कंबल और पीला कागज ले मरे मरे तंबू से निकलते थे। तू भी लेगी कंबल और नोट? फाटक के पास सफेद कपड़े वाले ने पूछा। सहमी सी वह खड़ी थी, बगल में लोथड़े की तरह नन्हा बच्चा उसकी छाती चूस रहा था। उसके पीछे एक के बाद एक तीन सरजू चंदू नन्ही ठंड से ठिठुरते डबडबाई आंखों से वे सामने लगे कंबलों के ढेर को तक रहे थे। वह सबको वहीं छोड़ फाटक में घुसी, टेबल पर रजिस्टर फैलाए आदमी के सामने जा खड़ी हुई चुप चुप। तो ये इंदिरा गांधी का जो नसबंदी अभियान था, ये उसका परिदृश्य है। नाम कुछ नहीं, कुछ तो होगा। तो कुई पूछने वाले कोई आदमी का नाम? कौन आदमी? तेरे वाला? कौन से वाला? पहला, दूजा, तीजा? क्या बकती है? अपने बच्चों के बाप का नाम बता। कौन से वाले बच्चे का? रेखू बिरजू सरजू चंदू ननकी छुटका? किसके बाप का? छोड़, पहला बच्चा कब हुआ था? जब मैं छोटी थी बचिया सी। छोड़, अपना क्या नाम बोला था? कुई जैसे कुआ वैसे कुई। छुटपन में मेरा मुंह बहुत छोटा था पर खाती बहुत थी। कहने वाले कहते थे मुंह सुई पेट कुई, तो माँ बाप ने कुई नाम धर दिया। आगे भी कुई का भाग ही तो मिला मुझे। वह कैसे? अब उस पगली सी औरत की बातों में उसे रस आने लगा था। कोई धनी धोरी कोई नहीं, बेधाम बेसहारा, जो चाहे जगत पे चढ़े, रस्सी खोल गिरारी हिला, अपना डोल डाल दे। अपना डोल डाल दे, भर ले उसमें से। पर मुझ करमजली कुई को तो मर्द मानुस भरते गए एक के बाद एक और मैं बीतती गई। कहते कहते उसके आंसू झरने लगे थे
और वह बिना कुछ कहे तेजी से मुड़ चली थी फाटक की तरफ, पर तभी उस आदमी का इशारा पाकर दो आदमी उसे खींचकर तंबू की ओर ले चले। वह नहीं नहीं करती रही। उसे लाल तिकोने वाले तंबू के पास देखकर ही लोग बात ले उड़े थे, और जब वह कांपती टांगों से लड़खड़ाती हुई बगल में कंबल दावे फाटक में से निकलती थी तो ऊदमी बच्चों ने उसे घेर लिया, उसके पीछे हो लिए। फिर किसी मुटियार ने सुर्रा छोड़ दिया, बिन पति लूपवती, तो छोरों ने ही उसे नारा ही बना लिया। अब वह आगे आगे कांक कंबल में ढांपे छुटके को लिए चल रही थी। पीछे आंचल पकड़े सरजू चंदू नन्ही थे। सरजू ननकी को टेरे था और फिर था नारे उछालते लड़के छोकड़ों को टोला। बिन पूती लूपवती का नारा सुन के तो समझू लोग लुगाइयों के पेट में बल पड़ गए। पीपल चौक में तो छोरे चूहल पे उतर आए थे। कोई उसका कंबल खींच रहा था तो कोई उस पर कंकरिया उछाल रहा था। एक कंकरी ननकी को लगी तो वह बिलबिला उठी। वह मारने को झपटी तो छोरे भाग गए, पर फिर आ जुड़े। फिर वही नारा, फिर वही मार। वह रो पड़ी। तभी उसकी आंख अगली गली के छोर पर दुब के खड़े खड़े बड़े से लड़के पर जा टिकी तो वह आंख बचा पीछे दुबक गया। नारे अब भी उछल रहे थे, कंकरियों की मार अब भी लग रही थी, पर उसे चेतना था। उसे तो बस इतना भान था कि हो ना हो वह गली के छोर पर खड़ा उसका अपना बिरजू था। बिरजू इतना बड़ा हो गया, पर दूसरे पल उसे ध्यान आया कि उसका बिरजू होता तो भला उसकी यूं दुर्गत देखता। जल्दी उसके सामने ढाल बनकर आगे खड़ा न हो जाता और अपनी कोख में उसे न भर लेती, पर एक टक कंकरी टन से उसके माथे पर आ बजी। फिर भी उसने ध्यान न धरा, पर था बिरजू ही। न पहचाने मुझे, जाए भाड़ में अपने बाप के नरक रास्ते। उठती बैठती वह सूरज डूबे पहले चौहद्दे के सामने आ खड़ी हुई थी। जय भैरों की, जो तेनी चोखी की मेरी बात मानी ना, तो कैसी गरम कंबल ले आई। सामने भोपा खड़ा था, इधर उधर देख पास आ फुसफुसाया, कबू हमें भी सुलाएगी अपने संग इस कंबल में। मगर उसने कुई की आंखों में लपट देखी तो वहां से टल गया। भैरों जी का भोपा हो या किसी का भी कोई हो, आदमी तो आदमी ही है। सच्चाई यह है कि वो एक पुरुष है। वो भोपे का स्वांग रख ले, वो फेरे डाल ले, वो कुछ भी कर ले, पुरुष तो पुरुष ही है। आज सब भूखे थे दिन से ही। सरजू दो बड़े पत्थरों के बीच सहेजे सूखे टुकड़ों को सामने बिखेर कर बैठ गया था, और चंदू ननकी आ जुटे थे। ननकी एक रोटी के टुकड़े को चूस रही थी। कोई छोटे के मुंह में छाती ठूंस निढाल पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद वे सब गठड़ी बन गए, नए कंबल में लिपट कर पड़ गए। नई ऊन की गर्मास में उन्हें भूखे पेट भी जल्दी सुला दिया। कुई की देह पिरा रही थी। थोड़ी देर तो वह उस करवट रही, पर अब उसकी आंख लग गई। मायरी ओ मायरी, अंधेरे के धुप चुप में एक आवाज उभरी, मायरी ओ मायरी के ऊंचे बोल के साथ खंडर की देहरी पर एक परछाई उभरी और फिर पुकारा, माई ओ माई के बोलने कुई को छुआ, पर अंग की पीड़ा में वह डूब गई। उसने फिर करवट बदली, फिर वही टेर, माई ओ माई। कौन? अब उसे झेलना ही पड़ा उस टेर को। माई मैं बिरजू, तेने परछानी मुझे, मैं खड़ा था वहां और परछाई अब भीतर आन कर ढल गई। जान गई थी तुझे, क्यों आया इधर? वह दर्द डूबी बोली, माई मैं तुझे लेने आया हूं, चल अब अपना घर बार होगा, देख मैं अब कितना बड़ा हो गया। इतना कह चुपा गया। तभी खर की आवाज हुई। जलती सिलाई की लौ अंधेरे को भेद गई। बीड़ी सुलगी और फिर धुआं घिर गया। यानी बिरजू बीड़ी पी रहा है। अब कोई की आंखों में इस दृश्य का मतलब ही कुछ और है, और एक वो अपने दर्द में इतनी पागल है कि वो बेसुध हो रही है। उसको समझ ही नहीं आ रहा सही गलत क्या है। अचेत सी है, होश है, बोल रही है, लेकिन इतना दर्द है उसके शरीर में कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता। बापू भाग गया उस नवी के साथ, मैंने कितने दुख झेले, मैं सब कर लूंगा, अब मैं बड़ा हो गया, पूरा मर्द, देख। इतना कह वह हुलास भरा उसके पास खिसक आया। अब वो उसका बेटा है, बड़ा हो गया बिरजू, उसका पहला बेटा है, जवान हो गया, और वो उसको सांत्वना देता है कि ठीक है माँ, अब मैं बड़ा हो गया, पूरा मर्द, देख। और वो बीड़ी सुलगा के उसके पास खिसक के आता अपनी माँ के पास। लेकिन कुई की अवस्था देखिए क्या हो जाती है इतने दर्द के बाद। आ मर्द, उजाले में नहीं परचे, आ अंधेरे में तू भी आ और दिखा अपनी मर्दानगी। जले बोल के साथ वह पैर फैलाकर बिरजू के सामने पसर गई। यानी कोई को होश ही नहीं है, इतनी दर्दनाक यातनाएं उसको मिली हैं। अगर कोई का जीवन देखा जाए
तो देखिए उस समय पढ़ने वढ़ने का सिस्टम था नहीं, महिला पुरुषों पर आश्रित थी। पुरुष कभी उसे इधर बेचे, कभी उधर बेच दे, हमेशा उससे बलिदान सा लिए कि इन बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा तो उसके साथ चली जा। मजबूरी थी, कोई चली गई और वहाँ मतलब उसके साथ जो व्यवहार हुआ वह भी पशुओं का सा था। मतलब स्त्रियों की यह दुर्दशा समाज ने कर दी थी। अब जब लड़कियां पढ़कर, आज के समय में जब लड़कियां पढ़कर आगे बढ़ रही हैं तो वहाँ भी समस्याएं बहुत सारी हैं। कुछ ही लड़कियां हैं जो अच्छा कर पा रही हैं, बाकी सब तो लड़ते में, कश्मकश में, परिवार समाज सबके विरोध को झेलते हुए ही आगे बढ़ रही हैं। समाज में सहयोग की भावना नहीं है। हाँ, वो अच्छा कमा के ला रही है तो उसकी कमाई के प्रति तो थोड़ा हुआ, लेकिन मानसिक स्तर पर आज भी उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सभी लड़कियों को पढ़ना और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि सही और गलत में से सही का चुनाव कर पाएं और विपत्ति के समय में अपने लिए सही निर्णय ले पाएं। ध्यान रखिएगा, लड़कियों का कोई घर होता ही नहीं है। अपने घर में उन्हें कहा जाता है पराया धन, और ससुराल में भी उनका घर हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो सब पढ़ लिख कर पहले अपने पैरों पे खड़ी हों और उसके बाद ही आगे जीवन में कुछ सोचें। मिलती हूँ पुनः एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।